चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है लैंड एंड ओशन। लैंड एंड ओशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भूभाग एवं महासागर। नोट कीजिए इसको, पेपर एनसीईआरटी पढ़ भी देंगे, इससे भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ओशन क्या होता है, महासागर किसको कहते हैं? ओशन या महासागर किसको कहा जाता है? जो लार्ज वाटर बॉडी, विशाल जल राशि जो इस धरती पर है, उसको क्या कहा जाता है? महासागर के नाम से जानते हैं कि इससे बड़ा जल राशि हमारे पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता है। तो विशाल जल राशि को, लार्ज वाटर बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? ओशन कहते हैं, महासागर कहते हैं। और महासागर और इसके गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? महासागर विज्ञान कहते हैं, या ओशियनोग्राफी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? विशाल जल राशि को महासागर कहा जाता है, यानी कि लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन। दूसरा क्या बताएं कि महासागर और इसके गुणधर्म के अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं? महासागर विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं? महासागर एवं इसके गुणधर्म के अध्ययन, इसके गुणधर्म के अध्ययन को महासागर विज्ञान कहा जाता है। यानी कि स्टडी ऑफ ओशन एंड इट्स प्रॉपर्टी is called oceanography। ठीक है, इसको नोट करते चलें। अब कितना महासागर है तो इसके लिए पता भी हो आप लोग को। एक ट्रिक पैसा पी से क्या होता है? पैसिफिक ओशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ए से हमारा क्या होता है? अटलांटिक ओशन, जिसको हम लोग कहते हैं अंध महासागर। आई से क्या होता है? इंडियन ओशन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। एस से होता है साउदर्न ओशन, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी महासागर। और ए से होता आर्कटिक ओशन, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक
महासागर। ठीक, ये हमारा क्या है? 5 महासागर है। 5 प्रमुख क्या है? महासागर। नोट कीजिए, जिसमें से प्रशांत महासागर क्या है? लार्जेस्ट ओशन है। प्रशांत महासागर क्या है? लार्जेस्ट ओशन है। सबसे बड़ा महासागर। ठीक, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। एक ऐसा महासागर जिसका नाम देश के नाम पर रखा गया है। अटलांटिक महासागर पढ़ाएंगे, यह मध्य अटलांटिक तटक के लिए प्रसिद्ध है। आगे पढ़ाएंगे इसको। यह मध्य अटलांटिक तटक के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अभी अटलांटिक तटक समझ जाइए। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच विशाल पर्वतों का क्या है? श्रृंखला। उस विशाल पर्वतों के श्रृंखला को क्या कहा जाता है? मध्य अटलांटिक तटक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 3 तो याद ही रखिएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य अटलांटिक तटक के लिए प्रसिद्ध है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम देश के नाम पे रखा हुआ। अगर पूछ दे प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, तो वृत्ताकार आकृति का, यह भी याद रखिएगा। यह वृत्ताकार आकृति का है, यानी कि सर्कुलर इन शेप। सर्कुलर इन शेप। अटलांटिक महासागर की बात करें तो यह एस आकृति का, एस आकृति का है। यह एस शेप का होता है। इसको नोट कर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग महाद्वीप। जिसको क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये तो पता भी है, बताए भी होंगे कि विशाल भूभाग और विशाल सतत भूभाग जो महासागर के ऊपर क्या होता है? मौजूद होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। भूमि से ऊपर महासागर के ऊपर रहेगा, वह क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इपिरोजेनेसिस के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? विशाल सतत भूभाग, विशाल सतत भूभाग जो महासागर के ऊपर, जो महासागर के ऊपर मौजूद होता है, उसे महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि लार्ज कंटिन्यूअस लैंड मास that is present above ocean is called continent। अगला क्या है? महाद्वीप के निर्माण की प्रक्रिया, महाद्वीप के
निर्माण की प्रक्रिया को इपीरो जेनेसिस कहा जाता है। यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट is called इपीरो। नोट कर लीजिए। ठीक, और महाद्वीप कितने हैं आप लोग को पता भी होगा। पहला तो एशिया, अफ्रीका का नाम सुने हो, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। अगला हमारा ऑस्ट्रेलिया, अगला हमारा अंटार्कटिका, और इसके बाद यूरोप। ये आकार के हिसाब से नहीं सजा है, वैसा ही लिखिए। तो टोटल कितना महाद्वीप हमारा हो गया? 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होता है? एशिया होता है। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये तो पता भी होगा आप लोग, नोट करेंगे और जानते भी होंगे, इसको नोट खुद भी कर लीजिए। जिसमें से क्या है? एशिया, ये क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, लार्जेस्ट कंटिनेंट। ठीक, इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। विभिन्न जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता हो या मेसोपोटामिया हो, सब कहाँ पे उत्पन्न है? आपको एशिया में ही हुआ है। इसको सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, यानी कि क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अधिकांश धर्मों का जो उदय है वो कहाँ से है? आपको एशिया से ही। चाहे बौद्ध धर्म देख लीजिए, जैन धर्म देख लीजिए, सब कहाँ से मिलेगा? एशिया से। अधिकांश धर्मों का जन्म स्थान, अधिकांश धर्मों का जन्म स्थान, बर्थ प्लेस ऑफ मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स, मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स। ठीक, इसके अलावा अधिक आबादी है,
अधिक आबादी यानी कि हाई पॉपुलेशन है। और अधिक आबादी का कारण दो है, हमारा चीन और भारत। ये दो विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश यहीं पर है, चीन। और दूसरा हमारा क्या हो गया, इंडिया। ठीक है। अगला हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका का कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे। पहला तो इसको अंध महादेश कहा जाता है, डार्क कंटिनेंट कहते हैं इसको हम लोग, अंध महादेश कहते हैं, या इसी को डार्क कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। इस महादेश से तीनों रेखा गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तुम क्या लिख सकते हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा गुजरती। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब में हमारा ये मान लीजिए कर्क विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ये हमारा कर्क रेखा है, और ये हमारा क्या है, मकर रेखा। इस प्रकार से अफ्रीका जो है इस प्रकार से क्या है, मौजूद है। इसे तीनों लाइन क्या है, गुजरता है। इक्वेटर भी गुजरता है, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा भी गुजरता है, और मकर रेखा भी इससे क्या होता है, गुजरता है। ठीक है, तो ये तीनों कहां से आपको गुजरता, अफ्रीका से। यूरोप जो है, यूरोप का याद रखिए, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें बहुत सारा पेनिनसुला, इसको क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज। ये किसको कहा जाता है, यूरोप को कहा जाता है। अगला ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से दो चीज याद रखेंगे, इसको सबसे छोटा महादेश है, सबसे छोटा महादेश, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट, स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। दूसरा, इसको प्यासी भूमि का महादेश कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में बहुत सारा डेजर्ट है, बहुत सारा मरुस्थल है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का मरुस्थल, प्यासी भूमि का महादेश, महादेश। कंटिनेंट ऑफ थर्स्टी लैंड, थर्स्टी, ये किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब आते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, देखिए अंटार्कटिका में पूरा बर्फ ही बर्फ है, यहाँ पे मानव नहीं रहते, इतना ज्यादा ठंड है कि मानव रहते ही नहीं। कुछ लोग शोध के लिए जाते हैं देश से, वहां पे रिसर्च स्टेशन है, इसलिए अंटार्कटिका को विज्ञान को समर्पित महादेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल रिसर्च होता है, लोग रहते नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है, विज्ञान को समर्पित महादेश, विज्ञान को समर्पित महादेश कहते हैं, यानी कि कंटिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस, डेडिकेटेड टू साइंस।
पहला। दूसरा, यहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ है, इसलिए इसको श्वेत महादेश कहते हैं, व्हाइट कंटिनेंट कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? श्वेत महादेश के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट कंटिनेंट के नाम से। और बर्फ है तो यहाँ कोई वनस्पति होगा नहीं, वेजिटेशन होगा नहीं, इसको श्वेत मरुस्थल भी कहते हैं, व्हाइट डेजर्ट भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? श्वेत मरुस्थल कहते हैं, या व्हाइट डेजर्ट कहते हैं। या ठंडा है, ठंडा है तो इसको क्या कह सकते हैं? शीत मरुस्थल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं। चूंकि पूरा बर्फ है तो क्या होगा? गर्मी होगा तो बर्फ पिघलेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठंडा होगा तो बर्फ जमेगा तो क्षेत्रफल घटेगा। तो इसका क्षेत्रफल बढ़ते या घटते रहता है, इसलिए इसको डायनेमिक कंटिनेंट कहते हैं, गतिशील महाद्वीप कहते हैं। अब एशिया है, एशिया का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही ना होगा, जब तक कि वह दूसरे देश पर कब्जा नहीं कर ले, दूसरे महाद्वीप पर कब्जा नहीं कर ले। वैसे तो अपने आप क्षेत्रफल बढ़ या घट तो नहीं सकता, लेकिन इसका क्या होता है? गर्मी में बर्फ पिघलता है तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठंडा में बर्फ क्या होता है? जमता है तो क्षेत्रफल घट जाता है। इसलिए इसको डायनेमिक कंटिनेंट के नाम से जानते हैं, गतिशील महादेश के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? गतिशील महादेश। गतिशील महादेश कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। हमारा भारत का रिसर्च स्टेशन यहाँ पर, इसका नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, दो है। तो भारत का रिसर्च स्टेशन कौन कौन है? तो कौन कौन लिख सकते हैं? मैत्री, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण, ये दो क्या है? भारत का रिसर्च स्टेशन है, जो कहां पर मौजूद है? अंटार्कटिका में। यहाँ हमारे भारतीय वैज्ञानिक जाते हैं और शोध करते हैं। माना जाता है यहाँ पे अपार संसाधन है। अगर यहाँ से खुदाई किया जाए तो विभिन्न प्रकार के खनिज जो है, मिनरल्स जो हैं, वह क्या किए जा सकते हैं? निकाले जा सकते हैं। और याद रखिएगा, यहीं पर आपको क्या है? दक्षिणी ध्रुव भी है, साउथ पोल भी यही मौजूद है। यहाँ क्या है? दक्षिणी ध्रुव मौजूद है, साउथ पोल मौजूद है। इसके अलावा यहीं पर ओजोन छिद्र है, इसी के ऊपर यहाँ क्या है? ओजोन छिद्र है, ओजोन होल जो है इसी के ऊपर आपको देखने को मिले। ठीक है, यही में डर लगता है कि ओजोन छिद्र है तो हाँ तो पृथ्वी पर जल स्तर क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। 2/3 भूभाग तो हमारा किससे ढका हुआ? जल से ढका हुआ। यही बार बार वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि भैया एसी मत चलाइए या अन्य उपयोग नहीं कीजिए जिससे ओजोन छिद्र क्या बढ़े, जिसके कारण बर्फ पिघले अंटार्कटिका का और हमारा धरती जो है वो जलमग्न हो जाए। और पूरा धरती जलमग्न हो जाएगा तो फिर क्या होगा? रहना मुश्किल है, मानव का जो ये है पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था? कंटिनेंट, जिसका क्या है? बेसिक परिचय है। एक चीज और याद रखेंगे, उत्तरी और जो क्वेश्चन बनता है इससे, देखिए एनसीईआरटी तो बच्चा के लिए, छठा के लिए है, तो छठा वाला से तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो लगेगा इजी है। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यही टीचर का काम हो जाता है। आप अगर छठा का एनसीईआरटी उठा के खुद पढ़िए तो क्या होगा? कॉमिक्स की तरह आर पर पढ़ जाइएगा, कहानी की तरह पढ़ जाइएगा, लेकिन उसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर किस पॉइंट को उठा सकता है, ये सब बताना किसका काम होता है? हम लोग का काम होता है। हम लोग लाइन बाय लाइन एक तो पढ़ाते ही पढ़ाते, साथ साथ यह भी बतलाते कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बना सकता है, किस प्रकार से कथन और कारण वाला प्रश्न क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके कंसेप्ट को समझना, वहां से क्या प्रश्न आता है इसके बारे में जानना। सिर्फ पढ़ लेने से सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ लेने से सफलता मिलती तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के ही 10th तक आए होंगे, 11th 12th तक आए होंगे।
ठीक है, उसमें से अब हमारे लिए क्या जरूरी है उसको देख लेना। जैसे हंस को देखते हैं, दूध में पानी मिला दिया जाता है, तो हंस क्या करते हैं, दूध पी जाती है, पानी को छोड़ देती है। इसी प्रकार से एनसीईआरटी जो पढ़े तो हमारे लिए जो काम का चीज है उसको क्या करे, रख ले, और जो बेकार का चीज है उसको क्या करे, छोड़ दे। तो वही चीज है। तो यहाँ पर क्या है, अब एक क्वेश्चन पूछता है, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में दो देश है, एक अमेरिका है और कनाडा है, इसके बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको 49वां समानांतर कहते हैं, 49th पैरेलल के नाम से जानते हैं, जो बताए भी होंगे। और यह विश्व का सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। जैसे देखिएगा, विश्व का सबसे खतरनाक सीमा भारत पाकिस्तान का सीमा माना जाता है, हमेशा देखिएगा कुछ न कुछ आपका सीज फायर का उल्लंघन होते ही रहता है। लेकिन विश्व का सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन है, आपका 49वां समानांतर। तो क्या लिख सकते हैं, यूएसए एवं कनाडा, यूएसए एवं कनाडा उत्तरी अमेरिका में अवस्थित, उत्तरी अमेरिका में अवस्थित। क्या लिख सकते हैं, यूएसए एंड कनाडा are situated in North America. अगला क्या लिख सकते हैं, 49वां समानांतर, 49वां समानांतर इनके बीच सीमा का निर्धारण करता है, सीमा का निर्धारण करता है। यानी कि 49th पैरेलल forms boundary between them, boundary between them। अगला क्या लिख सकते हैं, 49वां समानांतर नांतर विश्व का सबसे शांत, विश्व का सबसे शांत अंतर राष्ट्रीय सीमा, यानी कि 49th पैरेलल is the world's most peaceful international boundary। विश्व का सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन है, 49वां समानांतर। एक चीज और प्रश्न पूछता है, एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, तो यूराल पर्वत जो है ये एशिया को किससे अलग करता है, यूरोप से अलग करता है, यह भी याद रखिए। अगला, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, यानी कि यूराल माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। और एशिया और यूरोप को साथ मिला के हम लोग यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, एशिया एवं यूरोप को सम्मिलित रूप से, एशिया एवं यूरोप को सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया
कहा जाता है, यानी कि एशिया एंड यूरोप आर कलेक्टिवली कॉल्ड इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रूस एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है। रूस का अधिकांश क्षेत्रफल एशिया में है, लेकिन इसकी राजधानी जो है मॉस्को, वो कहां पर है, यूरोप में। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से रूस किसका हिस्सा है, एशिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इसकी राजधानी यूरोप में है, तो राजनैतिक दृष्टि से पॉलिटिकली जो रूस है वो किसका हिस्सा माना जाता है, यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, रूस एक ऐसा देश है, रूस एक ऐसा देश है जो एशिया एवं यूरोप, एशिया एवं यूरोप दोनों में अवस्थित है। यानी कि रसिया is a country that is situated both in Europe and both in Asia and Europe। ठीक है, रूस का अधिकांश क्षेत्रफल एशिया में, रूस का अधिकांश क्षेत्रफल एशिया में, जबकि रूस की राजधानी यूरोप में अवस्थित है। ठीक है, अब रूस का वैसा भाग जो एशिया में अवस्थित है उसी को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक, उसी को क्या कहा जाता है, साइबेरिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, लिखिएगा, रूस का वैसा भाग जो एशिया में अवस्थित है, रूस का वैसा भाग जो एशिया में अवस्थित है, ठीक है, उसे साइबेरिया कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। यानी कि पार्ट ऑफ रसिया that is situated in Asia is called साइबेरिया। उसको हम किस नाम से जानते हैं, साइबेरिया। साइबेरिया अत्यधिक ठंडा क्षेत्र, बहुत ठंडा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कम है। यहाँ पर कम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइबेरिया एक अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, एक अत्यधिक
ठंडा क्षेत्र, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम, यानी कि साइबेरिया इज एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, extremely cold region, hence it has low population density. ठीक है, और याद रखिएगा जो एशिया में एक देश है जिसका नाम है तुर्की, तुर्की एशिया का एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा कहाँ मौजूद है, यूरोप में मौजूद है। तो उस जगह एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो यूरोप में मौजूद है, तो वह कौन है, तुर्की। तुर्की का इस्तांबुल आप लोग नाम सुने होंगे, इस्तांबुल कहाँ पर है, यूरोप में। तो लिखिएगा तुर्की एशिया का ऐसा देश, एशिया का ऐसा देश है जो एशिया एवं यूरोप, एशिया एवं यूरोप दोनों में अवस्थित है। यानी कि टर्की is a country of Asia that is situated both in Asia and Europe। सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तुर्की का जो इस्तांबुल वो कहाँ अवस्थित है, एशिया में, सॉरी यूरोप में अवस्थित है। इस्तांबुल यूरोप में अवस्थित, ठीक है। इस्तांबुल इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ अवस्थित है आपका, यूरोप में अवस्थित। ये इंपॉर्टेंट है जान। अब याद रखिएगा कभी कभी अफ्रीका, भारत जो है शुरुआती दौर में अफ्रीका का ही हिस्सा, यूरोप और एशिया, इस सब को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अफ्रो यूरेशिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अफ्रो यूरेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखिए। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।